Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I warmly welcome you all to the Biophysics lecture series by Blackboard. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स की बेसिक्स और जीरोथ फर्स्ट और सेकंड लॉ को डिस्कस किया था। आज हम अपने लास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि थर्ड लॉ और साथ में कुछ और बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस प्लीज वॉच देम एंड देन कम अगेन टू दिस वीडियो। Okay, so the third law of thermodynamics states that एंट्रोपी, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, इट ऑलवेज इंक्रीजेस। दिस वाज द सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये कहा गया है कि एंट्रोपी कभी भी कांस्टेंट या जीरो नहीं हो सकती और सिर्फ उसी सूरत में जीरो हो सकती है जब आपका उस सिस्टम का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे आ जाए। ठीक है, अदरवाइज कभी भी एंट्रोपी जीरो या कांस्टेंट नहीं हो सकती। सो हियर अ कंडीशन इज गिवन जो कि सेकेंड लॉ में डिफाई की गई थी कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, इट कैन नेवर बी डिक्रीज्ड। यहाँ पे बताया गया कि अगर एंट्रोपी डिक्रीज या कांस्टेंट रहेगी तो सिर्फ उसी सूरत में जब आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ आएगा। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है कि आपका टेम्परेचर जीरो की तरफ आए इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। मतलब उसके लिए कोई बहुत ही लंबा अरसा इनफाइनाइट टाइम चाहिए जो कि आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, जो कि आप पॉसिबल है ही नहीं इसको करना। वो क्यों नहीं है वो हम आगे देखते हैं। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय वॉल्टर नर्न्स्ट, और इसको नर्न्स्ट लॉ भी कहते हैं, नर्न्स्ट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कहा गया था कि एंट्रोपी एक परफेक्ट क्रिस्टल की अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो वो एब्सोल्यूट जीरो पे ही जाके जीरो होगी। एब्सोल्यूट जीरो पे बहुत फोकस किया हुआ है कि अगर ये टेम्परेचर अचीव हो जाए तो ही सिर्फ आपकी एंट्रोपी जीरो हो सकती है। एब्सोल्यूट जीरो की हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनामिक्स में, जहाँ पे हमने कहा था कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे आपका जो भी सिस्टम है उसके सारे पार्टिकल्स मिनिमल एनर्जी या ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी पे होते हैं। इसीलिए इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अचीव, क्योंकि हर टाइम पे पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती ही है जो कि उनकी हेल्प करती है कि वो वर्क डन कर सकें। ठीक है, वर्क परफॉर्म कर सकें। अगर सारी की सारी एनर्जी निकल जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका एब्सोल्यूट जीरो अचीव होगा तो वो उसी सूरत में होगा जब जो बिल्कुल थोड़ी बहुत एनर्जी आपके पार्टिकल्स में बची हुई है वो भी रिमूव हो जाए। एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू अचीव एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और जब एब्सोल्यूट जीरो ही नहीं आएगा तो क्या आपकी एंट्रोपी कभी जीरो या कांस्टेंट होगी? नहीं। तो वापस सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। सेकंड लॉ यही कहता है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, और थर्ड लॉ हमें बताता है कि उसका डिक्रीज होना पॉसिबल ही नहीं है। सो ये सारे लॉज आपस में कंबाइंड हैं। ठीक है जी, से हमने एंट्रोपी डिक्रीज क्यों नहीं हो सकती उसका रीजन भी पढ़ लिया। अच्छा, अभी हमने लास्ट टाइम यहाँ पे एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो। हाउ? इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो इस इक्वेशन से हमारे पास आती है। बेसिकली ये एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है हमारे पास, दिस इज द इनिशियल एंट्रोपी। ठीक है, ये हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड दिस इज द नेचुरल लोगरिथम, और ये हमारे पास ओमेगा है। ठीक है, जो एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसकी ओमेगा की वैल्यू वन होती है। ठीक है, वो एक बेसिकली उसकी सिर्फ एक ही ग्राउंड स्टेट होती है और वो वन होती है। तो हम यहाँ पे वन पुट करेंगे। एंड नेचुरल लोगरिथम ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये जीरो है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो इट बिकम जीरो। तो बेसिकली आपकी एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो। ठीक है, तो सिर्फ इसी स्टेट में ये जीरो होती है जब आपकी जो स्टेट है वो सिर्फ एक है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट जीरो पे अचीव होती है, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड लॉ। अच्छा, हमने सब लॉज को वन बाय वन पढ़ा, और हमने साथ में ये देखा कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो किस तरह से इंपॉर्टेंट थे। थर्ड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बाकी दो लॉज इंपॉर्टेंट थे, बट थर्ड लॉ आप वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे आप क्रायोबायोलॉजी, क्रायो मीन्स अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो जहां पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, आप मोलेकुलर बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हो, वहां पे आप थर्ड लॉ को बायोलॉजिकल सिस्टम्स में रिलेट कर सकते हो।
ओके सो आपके लॉज कंप्लीट हो गए हैं थर्मोडायनामिक्स के, ठीक है। हमने 4 लॉज पढ़े, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थी जो हमने स्टार्ट में नहीं पढ़ी, हमने इस वजह से बचाई हुई थी कि हम एंड पे पढ़ेंगे तो मजीद बेहतर समझ आएगी। अच्छा, थर्मल मोशन क्या होता है? थर्मल यानी कि थर्मल एनर्जी की वजह से जो मोशन, जो मूवमेंट हो रही होती है, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मल मोशन, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, पोटेंशियल, काइनेटिक और केमिकल बॉन्ड्स की जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन सबके सम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और आइडियल गैस में हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी ही होती है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और ये बेसिकली जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो रही है तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपने ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया कि वो क्या होता है। आपने इसकी वैल्यू लास्ट में याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकता है। 1.38 इंटू 10⁻³ जाउल्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपने इसकी जो है ये वैल्यू याद रखनी है। अच्छा, एंड केल्विन इज ऑल्सो देयर। अच्छा जी, सो नेक्स्ट आपके पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को सिर्फ आपने जो है वो इसकी स्टेट देख लेना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एन के टी, बिकॉज ये प्रैक्टिकल और जो है ना वो एमसीक्यूज वगैरह में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर और वॉल्यूम है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। और जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये आपका बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो गया। ओके, नेक्स्ट इज कि यूनिट ऑफ हीट क्या होता है। यूनिट ऑफ हीट हमने जाउल्स पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कैलोरी भी होता है। कैलोरी की डेफिनेशन यहाँ मैं बता देती हूँ। अच्छा, कैलोरी और स्पेसिफिक हीट की सेम ही डेफिनेशन होगी। अगर आप 1 ग्राम ऑफ वाटर लो, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दो, तो आपको उसमें कितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी इतना इंक्रीज करने में टेम्परेचर को। दैट हीट और दैट स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि 1 ग्राम वाटर का क्या मतलब है, वाटर तो लिक्विड है, लिक्विड को ग्राम्स में तो मेजर नहीं करते। सो बेसिकली एक जनरल डेफिनेशन बनाई गई थी फॉर ऑल द सब्सटेंसेस, और वाटर को इसीलिए ग्राम्स में कहा गया ताकि इसको डेफिनेशन को, स्टैंडर्ड को चेंज ना करना पड़े, ठीक है। आप डेफिनेशन को इसी तरह से ही रखें और बाद में आपने जो भी कैलकुलेशन करनी हो आप उनको चेंज कर लें। सो 1 कैलोरी वो हीट है जो आप 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस में ऐड करते हो ताकि आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए। मतलब जैसे 14 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस आप करना चाहो तो ये 1 कैलोरी ऐड करने से होगा। इसी तरह से ही स्पेसिफिक हीट भी वो क्वांटिटी है जो आप ऐड करते हो तो आपका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप एमसीक्यूज के लिए इसमें से सिर्फ वो कर लें जो कॉमन डेली लाइफ से रिलेटेड है, लाइक वाटर की कर लें, ह्यूमन बॉडी की कर लें और प्रोटीन की कर लें, ठीक है। ये स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो 0.83 है, ये किस तरह से निकली है? हमारे बॉडी में वाटर कितना होता है? 75%, राइट। तो 75% वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1, एंड प्रोटीन्स कितनी हो गई? 25%। तो 25% प्रोटीन्स की स्पेसिफिक हीट है 0.4। इस तरह से इस फॉर्मूला में इसको पुट करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है 0.83 टू 0.85 की रेंज में, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका यूनिट है। जो हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं वो ये C है, तो Q इज इक्वल टू mc∆T। इसमें से जो C है दिस इज स्पेसिफिक हीट। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपको लेटेंट हीट के बारे में बताऊंगी लास्ट पिछले लेक्चर में। तो लेटेंट हीट बेसिकली वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हम एक टाइप ऑफ मटेरियल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, या वो हीट रिलीज होती है। जैसे सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट ऐड या रिलीज हो रही है, बेसिकली जो एनर्जी हमें चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। और लिक्विड को गैस में या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। और सॉलिड को लिक्विड या सॉलिड को गैस या गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड सब्लाइमिंग। अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड कंडेंसिंग, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस डायग्राम को, इन चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू F/A, यानी कि प्रेशर और एरिया का जो रिलेशनशिप है दिस इज इनवर्स। अगर आप आप कह लो कि आप एक मोटे मार्कर से अपने बाजू पे पिंच करते हो,
आपको दर्द कम होगा एज कंपेयर टू द इफ यू पिंच योर आर्म विद अ नीडल, राइट, क्योंकि नीडल का सरफेस एरिया होता है कम। तो अगर जिस चीज का सरफेस एरिया कम होगा उसका प्रेशर काफी ज्यादा लगेगा, राइट। ये आपका था नीडल के केस में। और जिन चीजों का सरफेस एरिया होता है ज्यादा, लाइक फॉर एग्जांपल मार्कर, ठीक है, उसका प्रेशर आपको कम लगेगा एज कंपेयर टू द नीडल। तो ये बेसिकली आपका इन्वर्स रिलेशन है, ये जस्ट ये चीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करनी थी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लास्ट थिंग इज, सेकेंड लास्ट थिंग इज थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है। थर्मल यानी कि हीट ऐड या हीट रिलीज होने की वजह से जो आपका बेसिकली जब आपका मटेरियल एक्सपैंड करता है दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, और जब मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट इज कॉल्ड थर्मल कंट्रैक्शन। ठीक है, जब हीट ऐड या रिलीज की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब रेलवे ट्रैक्स होते हैं या जो फ्लाईओवर ब्रिजेस होते हैं उनके दरमियान में गैप होता है, राइट, एक स्टील सा वो एक आपको गैप नजर आएगा जिससे आपको लगेगा कि शायद ये दो पार्ट्स ऑफ द ब्रिज या टू पार्ट्स ऑफ द रेलवे ट्रैक जुड़े हुए हैं। तो वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि समर में बेसिकली जब हीट उसमें ऐड होती है तो वो एक्सपैंड करते हैं। तो इस वजह से कि उसका जो है वो बैलेंस आउट ना हो या वो जो है वो मिसफिट ना हो, उसमें जगह रखी जाती है कि जब ये मटेरियल एक्सपैंड होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ द हीट तो हमारा ये प्रोजेक्ट खराब ना हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। और सॉलिड्स जो हैं वो एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस बहुत कम एक्सपैंड होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं, इस वजह से उसमें जो है वो गैप रखा जाता है। बायोलॉजिकल थर्मोडायनामिक्स यही है कि जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है या थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ या नेचर के साथ जो है वो रिलेट करता है, और वो सारा हम साथ साथ पढ़ चुके हैं जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब लॉज की एग्जांपल्स पढ़ी। ओके, सो द लास्ट थिंग इज कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस क्या होती है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जस्ट मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ कि वो आइडियल गैस बेसिकली वो गैस मॉडल है जो कि सारे गैस लॉस को फॉलो करता है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा। उसका वॉल्यूम बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, कम वॉल्यूम होता है, उसमें कोई फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, और बेसिकली कोलिजन्स हो रही होती हैं, आपस में हिट कर रहे होते हैं, लेकिन कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा होता। ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही होती। तो ये बेसिकली आपकी आइडियल गैस होती है। सो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू वांट दिस स्लाइड्स प्लीज राइट स्लाइड्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।